प्यारे बच्चों, क्लास 12th का अर्थशास्त्र सेकंड पेपर राष्ट्रीय आय लेखांकन को आज हम लोग समझेंगे। यदि आप लोग को नोट्स देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप मेरे ब्लॉगर के साइट पर जाकर नोट्स देख सकते हैं। और अगर ब्लॉगर को खोलने में दिक्कत आती है तो आप मेरे ऐप इकोनॉमिक्स प्लस को भी डाउनलोड करके, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप भी डाउनलोड करके आसानी से खोल सकते हैं, नोट्स को भी देख के उतार सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन से क्या अभिप्राय है, इसके क्या उपयोग है। प्रत्येक काम करने वाला व्यक्ति अपने आय और व्यय का हिसाब किताब रखता है। उसी तरह देश भी अपने आय और व्यय का हिसाब किताब रखता है। विभिन्न क्षेत्रकों से कितनी आय प्राप्त हो रही है, कहाँ कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका लेखा जोखा देश रखता है, जिसको हम लोग राष्ट्रीय आय लेखांकन कहते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन उस विशेष सामग्री को कहते हैं जिसमें राष्ट्रीय आय के अनुमान तथा संबंधित समष्टि आर्थिक चरों का अध्ययन किया जाता है। फ्रैंक जॉन के अनुसार राष्ट्रीय आय लेखांकन वह विधि है जिसकी सहायता से सामूहिक आर्थिक क्रियाओं को समझा एवं मापा जाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन के निम्नलिखित उपयोग है। पहला, राष्ट्रीय आय का अनुमान। इसके द्वारा अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर तथा लोगों की आय का स्तर प्रकट होता है। अर्थव्यवस्था का ढांचा, हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र किस प्रकार परस्पर निर्भर है। मतलब प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र पर कितना निर्भर है, द्वितीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र पर कितना निर्भर है, द्वितीय क्षेत्र तृतीय क्षेत्र पर कितना निर्भर है, इस चीज का पता चलता है। उत्पादक क्षेत्रों का सापेक्षिक महत्व, अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्र में प्राथमिक द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्र शामिल होते। हमें इन क्षेत्रों के सापेक्षिक महत्व का ज्ञान राष्ट्रीय आय लेखांकन द्वारा होता है। उत्पादन के साधनों में आय का वितरण, राष्ट्रीय आय लेखांकन से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि विभिन्न वर्गों के बीच राष्ट्रीय आय का वितरण किस प्रकार होता है। उत्पादन के साधन मतलब हो गए भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध और साहस। तो इनके बीच आय का वितरण कैसे होता है या हमको कितना करना है, इस चीज के जानकारी हमें प्राप्त होती है। अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय तुलना, राष्ट्रीय आय के अनुमानों द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों तथा संसार के विभिन्न देशों की तुलना करना। सरकारी नीतियों का मूल्यांकन, इसकी सहायता से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर सरकारी नीतियों के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है एवं नए नीतियों का निर्माण किया जा सकता है। सरकारी नीति मतलब जैसे पंचवर्षीय योजना बनाकर सरकार व्यय करती है और 5 साल का लक्ष्य रखती है कि हमको बेरोजगारी इतना खत्म करना है, निर्धनता इतना खत्म करना है। तो वो सारा जो नीति बनाता है, तो वो नीति कहाँ तक सफल हुआ असफल हुआ, उसका लेखा जोखा भी हम लोग को राष्ट्रीय लेखांकन द्वारा प्राप्त होता है। कठिनाइयाँ, अब इसमें क्या क्या कठिनाई उत्पन्न होती है। तो पहला है दोहरी गणना की समस्या। दोहरी गणना मतलब होता है एक ही चीज़ को 2 बार गिनती करना, 3 बार गिनती कर लेना। जैसे एक डॉक्टर है, उसका इनकम है महीना में 10,000 रुपया और वो घर में एक माली को रखा है फूल में पानी उनी देने के लिए। अब क्या होगा कि 10,000 में से 1,000 रुपया माली को भी देता है। अब हम राष्ट्रीय आय का जब हम अनुमान लगाते हैं या गणना करते हैं तो एक वित्तीय वर्ष में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अर्जित आय को हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं या जोड़ते हैं। तो डॉक्टर का आय 10,000 और उसी 10,000 से निकल कर 1,000 मालिक हो गया, तो माली भी देश का नागरिक है, तो 1,000 उसका भी जोड़ेंगे तो टोटल आय कितना हुआ 11,000, जबकि वो 10,000 से गया है। इसीलिए इसी तरह इसमें दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मौद्रिक माप की कठिनाई, बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं जिनका मुद्रा में माप संभव नहीं, जैसे शिक्षक की सेवा, वकील की सेवा, डॉक्टर की सेवा। तो इससे भी हम लोग को लेखांकन में कठिनाई उत्पन्न होती है। लोक सेवाओं के माप में कठिनाई, सरकार द्वारा जो लोक सेवा करें, नहर बनाना, तालाब बनाना, सड़क बनाना, विद्यालय बनाना, तो इससे हम लोग को कितना लाभ हुआ, कितना हम लोग को नुकसान हो रहा है, इसकी माप करना भी कठिन हो जाती है। घिसावट के माप की कठिनाई, घिसावट मतलब होता है एक मशीन है, वो नया में ठीक चला, उसके बाद उसमें रिपेयरिंग में खर्चा होता है या कोई उसका कल पुर्जा खराब हो गया तो उसको हम लोग बदल रहे हैं, तो उसमें जो मेरा पैसा खर्च हुआ वो घिसावट में कहला रहा है। उदाहरण के लिए हम लोग ले सकते एक साइकिल है, सो 3,000 रुपया दाम है।
अब वो पंचर हो जाता है, कभी कभी उसका चेन खराब हो जाता है, तो उसमें जो मेरा खर्च होता है वो घिसावट कहलाएगा। लेखों की अपूर्णता। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो अपनी आय का सही सही लेखा जोखा नहीं उपलब्ध करवाते, इससे भी लेखांकन में कठिनाई उत्पन्न होती है। एक अर्थव्यवस्था में आय के प्रवाह पर आयातों और निर्यातों का क्या प्रभाव पड़ता है? आज विश्व के प्रत्येक देश का दूसरे देश से आयात मतलब इंपोर्ट तथा निर्यात एक्सपोर्ट चलते रहता है। कोई भी देश से अगर हम सामान मंगवा रहे हैं तो इसका मतलब आयात कर रहे हैं, इंपोर्ट, और सामान बाहर भेज रहे दूसरे देश में तो निर्यात कर रहे मतलब एक्सपोर्ट। तो यदि आयात कम है निर्यात से तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। मतलब अगर हम सामान बाहर बेचते हैं ज़्यादा तो घर में क्या होगा, पैसा आएगा। तो निर्यात अधिक और आयात कम, बाहर से सामान हम कम खरीदते हैं और बेचते ज़्यादा है तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। यदि आयात अधिक है निर्यात से तो राष्ट्रीय आय में कमी होगी। यदि आयात और निर्यात दोनों बराबर हैं तो आय प्रवाह का संतुलन में बना रहता है। इस प्रकार आयात और निर्यात में अंतर आने से राष्ट्रीय आय के प्रवाह में भी उतार चढ़ाव आता है। अगला क्वेश्चन है हस्तांतरण भुगतान क्या है? तो बिना काम किए हुए जो पैसा प्राप्त होता है वो हस्तांतरण भुगतान कहलाता है। तो जैसे सरकार द्वारा किए जाने वाले हस्तांतरण भुगतान जैसे बेरोजगारी भत्ता, वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति आदि है। और पिता द्वारा पुत्र को दिया गया जेब खर्च, जन्मदिन पर मित्रवर्ग द्वारा दिया गया उपहार आदि एक पक्षी हस्तांतरण भुगतान है। इन्हें सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं किया जाता। इनके प्राप्तकर्ताओं द्वारा बदले में कोई उत्पादक सेवा प्रदान नहीं की जाती। यह केवल मुद्रा का हस्तांतरण है। मतलब बिना काम किए हुए जो जो पैसा प्राप्त होता है उसको हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते, क्योंकि वो पैसा क्या है, कोई दूसरा कोई कमाया है और वो हमको बिना काम के दिया मतलब प्राप्त हो रहा है। निम्न में दिए गए प्रकार की राष्ट्रीय लेखा विधि से क्यों संबंधित नहीं है? मतलब जो यहाँ काम दिया हुआ है उसको हम लोग राष्ट्रीय आय में क्यों नहीं शामिल करते हैं, या कौन काम को हम लोग शामिल करेंगे उसको हम लोग जानेंगे। ये प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो इसको हम लोग इस तरह समझते हैं, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया हो गया जैसे एक औरत अगर अपने घर में अपने बच्चे की सेवा शुश्रूषा करती है तो उसके बदले उसको धन की प्राप्ति नहीं होती है, तो वो उसका गैर आर्थिक क्रिया कहलाएगा। और यही औरत अगर अस्पताल में नर्स है और वहाँ बच्चों की सेवा करती है तो उसके बदले उसको भुगतान प्राप्त होता है, तो वो क्या हुआ, आर्थिक क्रिया। तो हम लोग राष्ट्रीय आय में आर्थिक क्रियाओं को शामिल करते हैं क्योंकि आर्थिक क्रिया से धन की प्राप्ति होती है। तो वही हम लोग को देखना है कि कौन सा काम को हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे और कौन काम को नहीं शामिल करेंगे। तो गृहिणी की सेवा मतलब घर में जो औरत काम करती है तो उसके बदले तो उसको पैसा नहीं मिलता, तो उसकी सेवा को हम लोग क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। इनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि उनकी इस सेवा का बाजार मूल्य ज्ञात करना कठिन है और यह सेवाएं आय अर्जित करने के लिए नहीं की जाती। अवैध आय मतलब गलत तरीका से कमाया हुआ आय, वैसा आय उसका हिसाब किताब तो होता नहीं है, इसलिए इसको भी हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। अवैध आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इसका हमारे पास उचित आंकड़े नहीं होते, यह एक अलेखीय आय है। बेरोजगारी भत्ता मतलब काम नहीं मिल रहा है तो सरकार क्या करेगी, बेरोजगारी भत्ता देगी। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट अधिनियम 2005 के अनुसार अगर हम किसी मजदूर को काम मांगने पर उसको हम 100 दिन का काम नहीं अगर देते हैं या रोजगार सेवक द्वारा नहीं दिया जाता है वो काम को, तब उसको बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार है। तो बेरोजगारी भत्ता क्या हुआ, बिना काम किए हुए पैसा मिलेगा, तो ये भी क्या है, गैर आर्थिक क्रिया, तो इसको हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। यह भत्ता उन लोगों को दिया जाता है जो बेरोजगार होते हैं, इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि यह हस्तांतरण भुगतान है। स्वाभाविक दान, दान में मिला हुआ पैसा भी बिना काम का है, तो इसे भी हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। अप्रत्यक्ष कर, कर दो तरह का है, जैसे प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर हुआ कि जिस पर सरकार कर लगाता है, टैक्स लगाता है, वही अगर टैक्स का भुगतान करता है
तो वो प्रत्यक्ष कर कर कहलाएगा। और यदि सरकार जिस पे कर लगाया वो कर किसी दूसरे पर टाल देता है और वो आदमी उससे भुगतान करता है तो वो अप्रत्यक्ष कर कहलाएगा। जैसे अगर हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें लिखा रहता है इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, मतलब जो हम दाम दे रहे हैं उसमें टैक्स जुड़ा हुआ है और टैक्स का भुगतान कौन कर रहा है? जो सामान खरीद रहा है। सामान के उत्पादक पर सरकार टैक्स लगाता है लेकिन वो टैक्स का भुगतान किस पे टाल देता है? ग्राहक पे। तो ये क्या हुआ? अप्रत्यक्ष कर हुआ। तो इसको भी हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। अप्रत्यक्ष कर केवल किसी वस्तु की बाजार कीमत को बढ़ा देते, इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। कीमत को कैसे बढ़ा देगा कि अगर 10 रुपया उत्पादन करने वाले सामान का दाम 10 रुपया है, अब उसमें 2 रुपया टैक्स भी लगा हुआ है तो वो सामान हमको कितना में खरीदना पड़ेगा? 12 रुपया में। तो इससे क्या हुआ? उसका मूल्य बढ़ गया है। निवृत्त वेतन, निवृत्त वेतन मतलब होता है पेंशन। जो कर्मचारी का कमाया हुआ पैसा उसको 60 साल की उम्र के बाद जब वो रिटायर हो जाता है तब उसको प्राप्त होता है पेंशन के रूप में। तो उसका काम किया हुआ पैसा है, मतलब आर्थिक क्रियाओं कहलाएगा। तो वो सारे पैसे को हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। यह कर्मचारियों के प्राथमिक का भाग है, इसे राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। बच्चों, डिस्क्रिप्शन में जो ऐप का लिंक है, और अगर आप मेरे पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत रखिए क्योंकि एग्ज़ाम अप्रैल तक होने की संभावना है। और किसी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।